मिशन 2014 के लिए सरकार ने आज एक और बड़े कदम का ऐलान कर दिया है। अगले साल 1 जनवरी से सब्सिडी का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचेगा। यह पैसा आधार से जुड़ी बैंक अकाउंट के जरिए पहुंचेगा। देश में अब तक 21 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। ऐसे ही जिलों में शुरुआत हो रही है जहां पर आधार कार्ड लोगों को मिल चुका है। स्कीम में देश के 16 राज्यों के 51 जिलों को लागू किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। दिल्ली में इस योजना का ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और जयराम रमेश ने किया। चिदम्बरम के मुताबिक सरकार इस वक्त सब्सिडी की 42 योजनाएं चला रही है। शुरुआत में 29 योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। 16 राज्यों के 51 जिले जहां पर योजना की शुरुआत हो रही है। शुरुआत में 42 से 29 सरकारी स्कीम्स पर लागू। अप्रैल 2013 से पूरी तरह से लागू होगी योजना। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत हमारे लिए क्रांतिकारी राजनीतिक अभियान है। 25 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जो 100 रुपया गरीब का हक बनता है उसमें से सिर्फ 15 रुपया गरीब तक पहुंचता है। 25 साल बाद जो आज सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जो क्रांति हम लाने वाले हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपका पैसा आपके हाथ में, यानी कि जो 100 रुपया आम आदमी का हक बनता है वो आम आदमी तक पहुंचेगा। सिर्फ बैंक के खाते में नहीं पहुंचेगा। ये कार्यक्रम सिर्फ खाते में पैसा डालने का कार्यक्रम नहीं है, गरीब के हाथ में, यानी कि गरीब के घर में जो उनका हक बनता है पहुंचने का ये कार्यक्रम। तो आपने देखा किस तरह से सरकार इसे माना यह भी जा रहा है कि चुनाव के पहले इस बड़ी घोषणा के जरिए पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस पार्टी लग जाना चाहती है। बहरहाल एफडीआई पर अब बात करते हैं। एफडीआई पर सरकार अब ताल ठोक कर सामने आ गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है और एफडीआई पर वो किसी भी नियम के तहत बहस के लिए तैयार है। इससे पहले एफडीआई पर हंगामे की वजह से लगातार चौथे दिन संसद में कामकाज ठप रहा था, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि अगर डिबेट हो, बहस हो, तो साथ में वोटिंग भी हो। अब सरकार राजी है। कमलनाथ रिटेल में विदेशी निवेश को लेकर संसद में मचे तूफान के बाद यूपीए समन्वय समिति की बैठक से जब सोनिया गांधी के साथ पीएम निकले तो चेहरे पर भरोसा साफ दिख रहा था। जी हां, एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस के मुद्दे पर 4 दिनों से संसद में मचे हंगामे के बाद सरकार ने तय कर लिया कि स्पीकर जिस भी नियम के तहत चाहे बहस को सरकार तैयार है, यानी फैसला अब स्पीकर को करना है। UPA is fully united and all constituents of the UPA have said that they are firmly behind the government in any discussion or debate in parliament. नियम 184 के तहत बहस का मतलब है बहस के बाद वोटिंग। अब तक कांग्रेस वोटिंग से बच रही थी क्योंकि शायद घटक दलों की एकजुटता पर भरोसा नहीं था, लेकिन सोमवार को सर्वदलीय बैठक और मंगलवार को यूपीए समन्वय समिति की बैठक से सरकार को टॉनिक मिल गई। गौरतलब है इससे पहले बीजेपी और लेफ्ट एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस की मांग करते हुए सरकार पर हमलावर थे। संसद के शीत सत्र में लगातार चौथे दिन कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। I think the government is not interested in allowing this session to continue. The argument of the government that there must be a debate without a vote absolutely has no basis. बहस पर कैसे मान गई सरकार? सवाल उठता है कि आखिर सरकार अचानक नियम 184 के तहत बहस के लिए तैयार कैसे हो गई? इसकी जमीन सोमवार को ही तैयार हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को साथ का भरोसा दिया था। दोनों पार्टियां अगर वोट से बाहर भी रहती हैं, तब भी फायदा सरकार को है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि कुछ पार्टियां राजनीतिक मजबूरियों की वजह से चाहे भी तब भी रिटेल में एफडीआई का समर्थन नहीं कर सकती।
इसलिए अब वो इस कोशिश में जुट गई है कि ये पार्टियां पर्दे के पीछे से उसकी मदद करें, यानी अगर वोटिंग की नौबत आए तो वो सरकार के खिलाफ वोट देने के बजाय वोटिंग में हिस्सा ना लें। बाकी चिंता डीएमके ने दूर कर दी। डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने एक बयान जारी कर कहा, हालांकि हम एफडीआई का विरोध करते हैं, लेकिन मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए हम इसका समर्थन करने को मजबूर हैं। बीजेपी नियम 184 के तहत वोट करना चाहती है। अगर हम सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो यूपीए सरकार पर खतरा होगा। डीएमके यूपीए को खतरे में डालकर बीजेपी को लाभ पहुंचाना नहीं चाहती। सरकार पूरी तरह आश्वस्त है क्योंकि आंकड़े उसके पक्ष में है। दरअसल यूपीए की यह बैठक बुलाई ही गई थी सहयोगियों का मन टटोलने के लिए। बैठक से ठीक पहले एफडीआई को लेकर नाराज चल रही डीएमके ने भी जब सरकार के पक्ष में जाने का ऐलान कर दिया तो सरकार की बाँछें खिल गई। साफ है कि बीजेपी के डर ने यूपीए को फिलहाल एक कर दिया है। चेन्नई से प्रेमवदा के साथ बालकृष्ण और शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो सरकार आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी में घमासान जारी है। गडकरी के खिलाफ जेठमलानी की बगावत पर बीजेपी नरम पड़ गई, लेकिन जेठमलानी के तेवर अभी ढीले नहीं पड़े हैं। जेठमलानी ने फिर कहा, त्रिमूर्ति ने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया। इस बयान के बाद जेठमलानी से बात की आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने। जेठमलानी साहब, बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया, क्यों ना आपको निकाला जाए? 10 दिन में जवाब मांगा है, कब जवाब देने जा रहे हैं और क्या पार्टी आपको बाहर करने जा रही है? सर देखो, पार्टी को इख्तियार है, मगर उसका भी कुछ प्रोसीजर है, कोई प्रिंसिपल है। मैं जिस टाइम आप मेरे साथ मिले थे तब तक मेरे को वो नोटिस नहीं मिला था। उसके बाद मेरे को मिला है शाम को, मैंने देखा है उसको, मगर मैंने बंद करके रखा है क्योंकि मेरे को आई हैव सो मेनी एंगेजमेंट्स। बोलते हैं इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन हमारे पार्टी के संविधान में उसका कोई माना और डेफिनेशन नहीं है। फॉर एन एल्डर पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन और पर्सन लाइक मी, मैं अगर कहूं कि भैया जिस आदमी के खिलाफ इतनी तोहमतें लगाई गई हैं, आरोप लगाए गए हैं, जब तक उनका फैसला हो आप रिजाइन करके दूर हो जाओ। दिस इज अ गुड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक कॉन्डक्ट। और मैं समझता हूं कि हर एक पॉलिटिशियन को, हर एक सरकारी ऑफिसर को इसका पालन करना चाहिए। इसी एडवाइस देने में अगर इनडिसिप्लिन है, ठीक है, तो आप बेशक चलाओ, ठीक है। अभी मेरे को वही कहा है कि तुमने ये इनडिसिप्लिन किया है, इट्स अ रिडिकुलस थिंग। और मैंने बार बार कहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है आपके इसी रवैये से। अगर आप मेरी सलाह मानते तो आपका इकबाल अर्श में पहुंचता था। अभी आपने 50% तो बीजेपी को डुबाया है, डूब गई है। वी हैव लॉस्ट द मॉरल ग्राउंड टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। नितिन गडकरी ने डुबाया है? ऑफ कोर्स, बाय हिज कंडक्ट ही शुड हैव रिजाइन्ड। गुजरात चुनाव के मतदान के दिन जैसे जैसे अब करीब आ रहे हैं, चुनावी रंग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। आज मिलिए गुजरात के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार से, जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए घोड़े का सहारा लिया। चुनाव में लोगों के दिलों में उतरने के लिए उम्मीदवार तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये अंदाज है गुजरात चुनाव में किस्मत आजमा रहे अब तक के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार का। ये है गुजरात में धोलका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रहे महज 28 साल के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह चुनावी मैदान में जिनको टक्कर देने उतरे हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह चुड्डासमा और कांग्रेस उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह में न सिर्फ उम्र का लंबा फासला है बल्कि राजनीति में अनुभव का भी, लेकिन प्रद्युमन इससे हतोत्साहित नहीं।
बेहद युवा कांग्रेस उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह प्रचार के अपने अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने की फिराक में है। प्रचार के लिए घोड़े के इस्तेमाल के पीछे प्रद्युमन का तर्क है कि इससे लोगों में संदेश जाएगा कि मोदी सरकार में विकास के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े दावे ही हुए। आज भी गांव में पक्की सड़क नहीं, इसलिए घोड़े पर प्रचार करना उनकी मजबूरी है। आप बोलते हो विकास, क्या विकास? ये गांव है, ये सड़क है, आपके सामने ही तो है। हमें घोड़ा लेके आना पड़ता है, हम गाड़ी लेके तो आ सकते नहीं है, इसलिए हम घोड़े लेके आए हैं और प्रचार करते हैं सबके बीच में, और सबको बताना चाहते हैं कि ये गुजरात सरकार के जो झूठ बोलते हैं, इस बात में कभी वो बात में आ जाए नहीं। प्रद्युमन सिंह घोड़े पर ही भगवान के दर पर हाजिरी बजाने जाते हैं तो वोटरों से घर जाकर जीत का आशीर्वाद भी मांगते हैं। ये अंदाज वोटरों को कितना लुभाएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बच्चों और गांव के लोगों के लिए चुनाव प्रचार का ये अंदाज अच्छा मनोरंजन साबित हो रहा है। गोपी खांगर, अहमदाबाद, आज तक। दिल्ली के कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की हत्या का राज खोलने में जुटी दिल्ली पुलिस ने आज एक अनोखा तरीका अपनाया। पोंटी और हरदीप पर किसने, कहां से, कैसे गोली चलाई, इसकी जांच के लिए पूरे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। घटनाक्रम को समझने के लिए मामले में अहम चश्मदीद पार्टी के ड्राइवर, पोंटी के ड्राइवर और नामधारी के पीएसओ को भी पोंटी के छतरपुर फार्म हाउस पर लाया गया था। दिल्ली के छतरपुर में पोंटी चड्ढा के फार्म हाउस पर फिर से भाग दौड़ हो रही है। मंजर कुछ वैसा ही है जैसा 17 नवंबर को था, जिस दिन इसी 42 नंबर फार्म हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी हुई थी और पोंटी चड्ढा के साथ उसके भाई हरदीप की भी मौत हो गई। बस फर्क यही है कि उस दिन पूरा हंगामा पुलिस की गैर मौजूदगी में था और इस बार मौके पर 50 के करीब पुलिसकर्मी मौजूद थे। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और सीबीआई सीएफएसएल की टीम की मौजूदगी में पूरे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन हुआ और पुलिस ने जाना कि जब 17 नवंबर को यहां खून खराबा हुआ था तो कौन, कहां और किसके निशाने पर था। घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए मामले के सबसे अहम चश्मदीद पोंटी चड्ढा की लैंड क्रूजर कार के ड्राइवर को भी फार्म हाउस लाया गया था। लैंड क्रूजर कार के ड्राइवर ने तफसील से पुलिस और सीबीआई की सीएफएसएल टीम को समझाया कि वारदात कैसे हुई। छतरपुर फार्म हाउस पर मौजूद आप देखते हैं पीछे सीबीआई की सीएफएसएल टीम और क्राइम ब्रांच के अधिकारी मुआयना कर रहे हैं मौके का और जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देख सकते हैं शख्स, ये ड्राइवर था, यही वो शख्स है जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसके बाद जब यहाँ पहुंचे थे तो उसके बाद फायरिंग हुई थी जिसमें 2 लोगों की इसमें मौत हो गई थी, पोंटी चड्ढा की, इसके अलावा हरदीप चड्ढा की। आप देख सकते हैं ड्राइवर से लगातार पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के सीएफएसएल टीम के अधिकारी जो है पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जानने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पोंटी और उसके भाई की हत्या के मामले में गिरफ्तार सुखदेव सिंह नामधारी के पीएसओ और अहम गवाह सचिन त्यागी को भी पुलिस मौके पर लेकर आई थी। सचिन त्यागी ने पोंटी की लैंड क्रूजर कार के चारों तरफ घूम घूम कर बताया कि गोलीबारी के वक्त कौन कहां था और वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। सुबह 10:30 बजे के आसपास दिल्ली के छतरपुर पहुंची थी क्राइम ब्रांच और सीबीआई सीएफएसएल की टीम, लेकिन शाम तक छानबीन चलती रही। पोंटी और उसके भाई हरदीप की मौत के सुराग तलाशे जाते रहे। इस बीच ये खबर भी आई कि सुखदेव सिंह नामधारी के .304 बोर के पिस्टल, जिससे हरदीप पर 2 गोली फायर करने का आरोप है, उसके साथ टेम्परिंग की गई और इसका इल्जाम नामधारी के बेटे और 2 करीबी पर जा रहा है। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।